हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 10 इंडिया एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। ये है पार्ट 1। सबसे पहला सेक्शन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल्स। अगेन द सेम थिंग, डिटेल है तो क्वेश्चन आंसर्स बहुत लॉन्ग होंगे। आपके ऊपर है कि आप इसमें से कितना पॉइंट उसको नहीं लेना चाहते हैं, कम करके लिखना चाहते हैं। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। अब टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या क्या है? सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग में सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग उस तरह की फार्मिंग होती है जिसमें जो फसल पैदा होती है, यानी खेतों में जो उपज होती है, वो इतनी सिर्फ सफिशिएंट होती है कि उनके परिवार का पेट भर सके और पूरे परिवार के मेंटेनेंस में ही जो है उसकी खपत हो जाती है। दूसरा होता है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग वहां होती है जहाँ पे रेनफॉल अपर्याप्त मात्रा में होती है, इरिगेशन सुविधाएं बहुत कम होती हैं, फार्मिंग पूरी तरीके से निर्भर होती है रेन पे और जितनी जमीन की नमी है उसके अनुसार सिर्फ एक ही फसल उसमें बोई जा सकती है। इसके एग्जाम्पल हैं ज्वार, मिलेट और पल्सेस। फिर आता है वेट फार्मिंग। अब वेट फार्मिंग उन जगह होती है जहां बहुत ज्यादा रेन होती है, हैवी रेनफॉल होता है। अगर फैसिलिटीज इरिगेशन की अपर्याप्त भी है तो रेनफॉल बहुत ज्यादा है और इरिगेशन की मदद से एक से ज्यादा फसल जो है वो बोई जा सकती है अगर वहां पर रेनफॉल नहीं भी होता या इनसफिशिएंट है। एग्जाम्पल पैडी, शुगर केन, कॉटन, व्हीट और वेजिटेबल्स। फिर आता है शिफ्टिंग या झूम एग्रीकल्चर। इसमें जो है जंगल के जिसमें लैंड पैच होता है उसको जलाया जाता है, उसको साफ किया जाता है। फिर यहाँ पर 2 से 3 साल तक के लिए खेती बाड़ी करी जाती है। इस एरिया को छोड़ दिया जाता है जब सॉइल की फर्टिलिटी वो कम हो जाती है और फिर सेम मेथड अप्लाई किया जाता है फार्मिंग शुरू करने के लिए किसी दूसरी जगह पर। इस तरह की फार्मिंग में प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम होता है। एग्जाम्पल्स हैं सीरियल्स और वेजिटेबल्स। फिर आता है आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये एक खास तरह का एग्रीकल्चर है। एग्जाम्पल में जैसे रबर, टी, कॉफी, कोकोआ, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, आंवला, लेमन, खरेक, जो ड्राई डेट्स होते हैं, ये सब जो है प्लांटेशन के थ्रू ही उगाए जाते हैं। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए, स्किल होनी चाहिए आपके पास, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, मशीन्स, फर्टिलाइजर्स, हर तरफ से प्रोटेक्शन और एक्विजिशन और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। इंटेंसिव फार्मिंग। अब इंटेंसिव फार्मिंग एक मैकेनाइज्ड वे है फार्मिंग करने का, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में इरिगेशन का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स का और मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल कैश क्रॉप्स। इसमें पर हेक्टेयर प्रोडक्शन काफी बढ़ा है और जो एरिया जिसपे ये फसल बोई जाती है वो भी काफी बढ़ चुका है। इसमें जो है इकोनॉमिक रिटर्न्स को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसीलिए इसको कमर्शियल फार्मिंग भी कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं एग्रेरियन फील्ड में, वो बताने। तो जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए हैं वो देखते हैं। गवर्नमेंट ने जो है डिस्कार्ड कर दिया है लैंडलॉर्डिज्म को और पूरी तरह से जो एक्सप्लॉयटेशन होता था फार्मर्स का उसको रोक दिया है, जो शोषण किया जाता था। लॉ लैंड टू द टिलर, ये जो है एक लैंड टेनेंसी एक्ट है। इसमें अधिकार दिया गया है कि वो जो है ओनर बन सकता है लैंड का। डिस्पैरिटी खत्म करी गई है लैंड ओनर्स के बीच में लैंड सीलिंग एक्ट लगा के। फार्मर्स को फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है क्रॉप सब्सिडी देकर, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेशनलाइज और कोऑपरेटिव बैंक की मदद से। फार्मर्स को पूरा इंश्योरेंस मिलता है या इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलता है अपनी फसल का पीएम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की मदद से। बाई चांस अगर क्रॉप फेलियर होता है ड्रॉट के कारण, एक्सेसिव रेन के कारण, तो फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। लीगल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ऑक्शन प्रोसेस किया जाता है ताकि फार्म प्रोडक्ट्स को बेचा जा सके मार्केटिंग यार्ड्स में। फैसिलिटीज में जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, मार्केट एसोसिएशंस हैं, कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन है, ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फार्मर्स को जो है पूरा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है फार्म प्रोडक्ट्स का वो मिलता है। ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ऑपरेट करती है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही हैं परचेज फार्म प्रोडक्ट की फार्मर्स से, वो खरीदती है सपोर्ट प्राइसेस पे। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो परचेज करती है फार्म प्रोडक्ट्स को जो है। गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोअर्स फेडरेशन, ग्रोफेड, ये है नेफेड
और इसी तरह से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्म प्रोडक्ट्स लेती हैं फार्मर्स से सपोर्ट प्राइसेस, उनको जैसे कहना है सपोर्ट प्राइसेस पर। अब थर्ड क्वेश्चन है, आपको नोट लिखना है ग्लोबल मार्केट पर इंडियन एग्रीकल्चर। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो पॉलिसी है ग्लोबलाइजेशन की वो ये है कि इंडियन फार्मर को एनेबल कर पाए कि वो अपनी फार्म प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड मार्केट में बेच सके और वहां से अच्छा मुनाफा कमा सके। ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इंडियन एग्रीकल्चर में। सबसे पहले जो प्रोसेस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का क्रॉप प्रोडक्शन को, उसे बहुत सिंपल किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर जो कॉटन है, चिलीज हैं या तिल हैं, उनको एक्सपोर्ट किया जाता है चाइना के लिए, और वहां फिर जो फ्रूट्स हैं बाकी कंट्री से, अब वो भी जो है इसी तरह से अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। जो कॉस्टली जनरली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं जिनको सोल्ड किया जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा, वो भी अब इंडिया में अवेलेबल हैं। कहने को इन सीड्स का यूज जो है वो कॉस्टली है, पर इससे प्रोडक्शन बहुत बड़ा है कॉटन और मेज का। स्मूथ इंपोर्ट होने के कारण जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको मुश्किल होता है कम्पीट करना। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे टर्मरिक वगैरह, वो बहुत यूनिक है और वो ग्लोबली बिकते हैं, तो अब बहुत ज़रूरी है कि हम जो है इंडिया को के लिए कि वो पेटेंट करे ऐसे प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड लेवल पे, ताकि उनको बचाया जा सके। इंडिया को नई टेक्नोलॉजी अपनानी होगी और अच्छी गुड क्वालिटी पर फोकस करना होगा। फ्यूचर में जो डिमांड है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की वो बढ़ेगी, तो हमें तैयार होना होगा, स्ट्रैटेजी बनानी होगी सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। फिर आता है वीट क्रॉप ऑफ इंडिया क्या है, डिस्क्राइब करिए। वीट जो है वो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारी कंट्री का पैडी के बाद। ये लगभग 1/3 हिस्से में जो एरेबल लैंड है इंडिया का उसमें बोया जाता है। एक सब्सटैंशियल फूड है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का। राबी क्रॉप है टेम्परेट जोन की। इसको ब्लैक या फर्टाइल लोमी सॉइल चाहिए होती है और लगभग एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर का। ये वीट जो है उन इलाकों में नहीं बोई जा सकती जहां 100 सेंटीमीटर से कम का रेनफॉल होता है या उससे ज्यादा का होता है। कम का है तो 75 सेंटीमीटर चलेगा, पर ज्यादा जो है अगर 100 सेंटीमीटर से होता है तो वीट वहां नहीं बोई जा सकती। कम लेबर फोर्स की जरूरत होती है क्योंकि मैकेनाइजेशन होता है ज्यादातर इस कल्टीवेशन में। अब जो प्रोडक्शन जहां जहां जिन स्टेट्स में होता है उसमें पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये लगभग 2/3 जो टोटल प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर, उसमें से 2/3 जो है वो यहीं पर इन 3 स्टेट्स में इसकी फसल बोई जाती है, क्योंकि यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। अब क्योंकि पंजाब में कैनाल वाटर है तो वहाँ वीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और शायद इसीलिए पंजाब को वीट बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका उत्पादन मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में भी किया जाता है। गुजरात के भाल रीजन में एक वैरायटी होती है बालिया वीट जिसका उत्पादन होता है। ये मेहसाना, राजकोट, जूनागढ़ और खेड़ा में भी इसकी फसल बोई जाती है। सबसे ज्यादा न्यूट्रिटिव माना जाता है सारे ग्रेन्स में, इसीलिए इसको बेस्ट मानते हैं सारे फूड ग्रेन्स के में जो कि हम अपनी डेली मील में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे आइटम्स जैसे रोटी, भाकरी, सेव, शीरो, लपसी, लड्डू, सुखाड़ी, ब्रेड, पूरी, केक, बिस्किट्स, ये सब जो है वीट से बनाए जाते हैं। इसी के कारण इसको किंग ऑफ ग्रेन्स कहा जाता है। फिर हमारा डिटेल क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन है ऑयल सीड क्रॉप्स जो इंडिया के हैं उनके बारे में बताइए। अब ऑयल सीड जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं हमारे इंडियन मील में। सबसे पहले लेते हैं ग्राउंड नट को। इंडिया जो है 2nd रैंक में है चाइना के बाद वर्ल्ड में ग्राउंड नट प्रोडक्शन के लिए। ये ब्लैक, वाइटल और ए मिक्सचर ऑफ लोमी और सैंडी सॉइल पे उगती है। इसकी लैंड जो है वो ज्यादा पानी रोक नहीं पाती। टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 50 से 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। ग्राउंड नट एक खरीफ क्रॉप है। अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो ये जो है समर में भी बोया जा सकता है। मेजर प्रोड्यूसर्स में गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। गुजरात सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का इंडिया के अंदर। इसके अलावा गुजरात में ही जूनागढ़, गिर, सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर, यहाँ पर ग्राउंड नट उत्पन्न होता है और गुजरात में इसको एडिबल ऑयल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है सीसेम सीड्स या हम जिसे तिल कहते हैं। ये बेसिकली एक रेन पर आधारित खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया के अंदर। इसे राबी क्रॉप के तौर पे भी बोया जाता है साउथ इंडिया में, या जायद क्रॉप के तौर पे भी ओकेजनली। ये ज्यादातर सब स्टेट्स में बोया जाता है या इसकी उत्पादन होता है।
इसमें बाकी और सीड्स के मुकाबले ज्यादा ऑयल कंटेंट है। एडिबल ऑयल के तौर पे यानी खाने वाले तेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स जो हैं वर्ल्ड के वहां पर। इसका उत्पादन गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में ज्यादा है। गुजरात सबसे ज्यादा फर्स्ट रैंक में आता है तिल प्रोडक्शन में। बनासकांठा जो है वहां मैक्सिमम तिल का उत्पादन होता है और इसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा। फिर आता है मस्टर्ड सरसों। ये एक राबी क्रॉप है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है नॉर्थ इंडिया का। मस्टर्ड सीड्स और उसका ऑयल दोनों ही एडिबल हैं और मेडिसिनल पर्पस से इस्तेमाल होते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश मेजर प्रोड्यूसर्स माने गए हैं मस्टर्ड के। कोकोनट। कोकोनट जो है ये हॉट और ह्यूमिड कोस्टल क्लाइमेट में होता है। ये सलाइन लैंड पे। प्लांटेशंस कोकोनट के कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार में बहुत मिल जाएंगे। गुजरात का जो कोस्टल रीजन है वो भी कोकोनट उगाता है। साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्ट करा जाता है कोकोनट के जो कर्नल है उससे, और फिर उसको एडिबल ऑयल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जो वाटर है ग्रीन कोकोनट का उसे हेल्थ ड्रिंक के तौर पे पिया जाता है। कैस्टर सीड। कैस्टर सीड जो है एक खरीफ के साथ साथ राबी क्रॉप भी है। इंडिया जो है वो रैंक करता है फर्स्ट कैस्टर प्रोडक्शन में पूरी दुनिया के अंदर। लगभग 64% कैस्टर जो पूरी दुनिया का है वो इंडिया में उत्पादन होता है। चाइना सेकेंड लार्जेस्ट है, ब्राजील थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया के जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें लगभग 80% तो जो है कैस्टर सीड वो गुजरात में ही उत्पादन होता है। बनासकांठा, पाटन, सबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली एक्सेट्रा ये सब जो है उत्पादन करते हैं कैस्टर का स्मॉल क्वांटिटीज में। कैस्टर जो है इसे आंध्र प्रदेश में भी उत्पन्न किया जाता है और साथ साथ राजस्थान में। इसका उत्पादन यहाँ पर होता है पर बहुत ही छोटी क्वांटिटी में। कैस्टर जो है वो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी बोया जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये करते हैं अगले वीडियो में।